हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 112 का यूनिट 11, जहाँ पे हम अबुल फजल के बारे में जानेंगे। अब अबुल फजल कौन था, क्या इनका काम है और क्या इनका कहना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट इस यूनिट को। तो ये यूनिट 11 है, मतलब 4 यूनिट और बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अबुल फजल को। देखो भाई, इसके अंदर है बहुत सारा टॉपिक, तो मेरे को पार्ट 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर के। जहाँ पे जो एक पूरा ब्रैकेट है, ये आज मैं कवर कराऊंगी पूरा क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट तक। और जो बचे हुए टॉपिक है आपके, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है, तो 2 पार्ट्स के अंदर ये पूरा डिवाइडेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। तो शेख अब्दुल फजल, क्या नाम था इनका? शेख अब्दुल फजल। शेख अब्दुल फजल कौन थे, क्या थे, क्यों हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं? तो शेख अब्दुल फजल एक हिस्टोरियन थे, एक राइटर थे और काफी क्लोज एडवाइजर थे किसके? अकबर के। अब अकबर कौन था? एक मुगल एम्परर था। ठीक है, तो शेख अब्दुल फजल एक हिस्टोरियन थे, राइटर थे और काफी ज्यादा क्लोज एडवाइजर थे मुगल एम्परर अकबर के। इनका जन्म जनवरी 14 1551 के अंदर हुआ था। कहाँ पे? आगरा के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं ये अब्दुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा के अंदर। इनका पिता का नाम था शेख मुबारक। क्या नाम था? शेख मुबारक। वो भी एक स्कॉलर थे और कहीं ना कहीं उनके पिता के जो आइडियाज थे, वो अब्दुल फजल के आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब्दुल फजल को जाना जाता है उनकी रैशनल थिंकिंग की वजह से, और कहीं ना कहीं वो उनका काफी ज्यादा अपोजिशन टू स्ट्रिक्ट रिलीजियस व्यू, और काफी ज्यादा वो अपोज करते हैं किसको? जितना भी स्ट्रिक्ट रिलीजन व्यू होते हैं उन सबको। और इन्होंने लिखा है किसके बारे में? मुगल एम्परर के बारे में, जो काफी एक नया और डिटेल वे था। ठीक है, मतलब इन्होंने एक नए वे में और डिटेल वे में किसके बारे में लिखा था? मुगल एम्परर के बारे में। ठीक है, पूरे साम्राज्य के बारे में। तो शेख अब्दुल फजल कौन था? अब्दुल फजल एक हिस्टोरियन था, एक राइटर था और काफी क्लोज एडवाइजर था किसके? मुगल एम्परर अकबर के। इनका जन्म 1451 के अंदर आगरा के अंदर हुआ था। इनके पिताश्री का नाम शेख मुबारक था, जो कि एक स्कॉलर थे, और कहीं ना कहीं इनके पिता का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ता है। अबुल फजल को जाना जाता है उनकी रैशनल थिंकिंग की वजह से, और कहीं ना कहीं अपोज करते हैं स्ट्रिक्ट रूल को, स्ट्रिक्ट रिलीजियस व्यूज को। और इन्होंने एक नए वे में और डिटेल वे में किसके बारे में लिखा है? मुगल एम्पायर के बारे में। ओके, तो अर्ली लाइफ और इन्फ्लुएंस के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अपनी स्टडी कितनी कितनी करी, इनको कितना लैंग्वेज आता है, और इनकी लाइफ के ऊपर इनका मतलब इनकी लाइफ के ऊपर किसका इम्पैक्ट है, किसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो 15 की एज में अब्दुल फजल ने स्टडी करी थी अरेबिक, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म। मतलब इन्होंने पढ़ लिया था, इनको अरेबिक आती थी, इनको ग्रीक आती थी और सूफिज्म आती थी। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं फील होता था कि सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग समझते थे। इनके पिताश्री ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, क्योंकि जो उनका विजन था, व्यू था, वो काफी प्रोग्रेसिव था, और ये रिलीजियस लीडर को बिल्कुल भी नहीं भाता था। तो रिलीजियस लीडर की तरफ से इनके पिता को बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस किया था। अब यही चीज अब्दुल फजल को क्या कर देती है? उनके दिमाग को कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस करी थी, तो यही आइडियाज़ उनके शेप किए जाते हैं, जहाँ पे वो डिसलाइक करते हैं जो नैरो माइंडेड पर्सन होते हैं उन लोगों को, जिनका सोच सिर्फ़ एक धर्म तक होता है, उनको ये क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं, और कहीं न कहीं इंस्पायर होते हैं और सपोर्ट करते हैं अकबर को कि उनको क्या करना चाहिए? यूनिटी और टॉलरेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है? ना कि पर्टिकुलर एक रिलीजियस के ऊपर। अबुल फजल ने ज्वाइन करा अकबर के कोर्ट को कब? 1574 के अंदर, और ये काफी ज्यादा क्लोजेस्ट एडवाइजर बने किसके? अकबर के 25 सालों तक। ठीक है, तो 1574 के अंदर अकबर के कोर्ट को इन्होंने ज्वाइन करा, जहां पे ये वन ऑफ द क्लोजेस्ट एडवाइजर बने 25 साल के लिए। ठीक है जी, अब इनके काम की बात कर ले जी। तो इन्होंने क्या क्या काम करा है? तो इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। क्या लिखी थी? अकबरनामा। अब ये अकबरनामा के अलग अलग पार्ट थे, मतलब 3 पार्ट थे। जैसे ये चैप्टर एक पार्ट के अंदर नहीं हो पाएगा ना, तो मैंने 2 पार्ट बनाना है। तो इसने भी ये बुक इतनी बड़ी हो गई इनकी अकबरनामा, कि वो एक पार्ट के अंदर आया ही नहीं। तो इन्होंने बोला यार, इतनी मोटी बुक रखने के अलावा जैसे मैं बहुत बड़ी वीडियो बना दूं, तो मेरे को लगेगा कोई नहीं पढ़ेगा लास्ट तक, तो इतना बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पार्ट 2 कर देती हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि चलो यार, इसको पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी इस बुक को 3 पार्ट में के अंदर डिवाइड कर दिया।
जहाँ पे मुगल एम्पायर के बारे में, अकबर की पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। ठीक है, पहले तो ये अकबर के इंसेस्टर के बारे में बताते हैं, जैसे हुमायूं वगैरह हो गए। फिर वह अकबर के ईयर बाय ईयर, मतलब अकबर का जो सम्राट था, अकबर का जो पूरा रूल था उसके बारे में लिखते हैं। ईन आई अकबरी के अंदर वो मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी को, हर एक चीज को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, ईन आई अकबरी ये भी अकबरनामा का थर्ड पार्ट है, जहां पे उन्होंने अकबर एम्पायर के बारे में पूरा डिटेल रिकॉर्ड रखा है। ये गवर्नमेंट के सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, लैंड रेवेन्यू, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, हर चीज को इन्होंने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है। ठीक है, और कहीं न कहीं इन्होंने दिखाया है कि कैसे जो एम्पायर था, राज्य था, वो काम करता था, और उन्होंने इंडिया की डाइवर्सिटी को क्या करा था, कैप्चर करा था। तो ये हुई अकबरनामा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहले तो हमने अब्बुल फजल की बात करी। अब्बुल फजल कौन था, कब उन्होंने अकबर के कोर्ट के अंदर क्या करा था, ज्वाइन करा था, देन उसके बाद उनकी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस था, देन इनके बाद इनको क्या क्या आता था, और इनके वर्क की बात करी। अब तक कोई डाउट वगैरह तो नहीं होना चाहिए, काफी इजी था। अब्बुल फजल कौन था ये जानना था। आगे चलते हैं जी। अब एसोसिएशन ऑफ अकबर एंड अब्बुल फजल, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो अब्बुल फजल थे किसके कोर्ट में काम करते थे, किसके एडवाइजर थे, अकबर के। अब अकबर को अब्बुल फजल की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, अबुल फजल की अकबर को काहे जरूरत पड़ी। तो अगर हम अकबर की बात करते हैं, अकबर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, पावरफुल नोबल से, लैंड ओनर से, सुन्नी स्कॉलर से, और ये सारी चीजें क्या कर रही थी, उनके रूल को चैलेंज कर रही थी। अकबर कौन था, एक राजा था, ठीक है, सबको मालूम है ना, मुगल एम्परर था। तो उन जब वो रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, जैसे नोबल, लैंड लैंड ओनर, सुनी, ये चैलेंज कर रहे थे अकबर के रूल को। अकबर चाहता था यूनाइट करना अपने एम्पायर को। ठीक है, ही वांटेड अ वे, ये क्या देते हैं, एक वे देते हैं, और ऐसा वे देते हैं कि ये क्या करे, पूरे जो एम्पायर है उसको यूनाइट रखे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर फोकस करे। अबुल फजल बिलीव करते थे इक्वालिटी के ऊपर, किसके ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, ना कि किसी स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स के ऊपर। ठीक है, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि हमको किसी भी एक पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर क्या नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, मेकिंग हिम अ राइट पर्सन टू हेल्प द अकबर। और कहीं ना कहीं क्या चाहते थे कि वो कौन कर सकता है, अकबर कर सकता है। ठीक है, चैलेंज की बात करें तो मुगल एम्पायर के लिए क्या चैलेंज था, अकबर के इंसेस्टर अब्बू बाबर, उन्होंने इंडिया को क्या करा, टुक ओवर किया। ठीक है, इन्वेड किया उसको। और उस टाइम पे जब इन्होंने इन्वेड करा था, पूरा जो कंट्री था वो डिवाइडेड था छोटे छोटे एम्पायर के अंदर। क्या था, पूरे छोटे छोटे एम्पायर के अंदर डिवाइडेड था। लेकिन मुगल क्या करना चाह रहे थे, इस लैंड को यूनाइटेड करना चाह रहे थे, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाह रहे थे, एक लार्ज एम्पायर बनाना चाह रहे थे, जहां पे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग कल्चर के हैं। अब एक सिंगल एक राजा रूल करे ये तो नहीं हो सकता ना, तो उनको ये पॉसिबल करना था। प्रॉब्लम, कोई क्लियर रूल नहीं था जो डिसाइड किया जाए नेक्स्ट रूलर कौन है। दूसरा, नॉन मुस्लिम लोगों के साथ अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा था, जैसे जजिया टैक्स हो गया, वो लिया जा रहा था कि तुम्हारा राजा कौन है, मुगल है, ठीक है, और तुम हो कौन, नॉन मुस्लिम, तुम्हारा रूलर कौन है, मुस्लिम है। तुमको एक राजा जो कि मुस्लिम है वो तुमको प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको अलग से अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको जजिया टैक्स बोलते थे। लेकिन अकबर ने इस टैक्स को क्या करा, रिमूव किया। बोला मैं सबका राजा हूं, तो इसलिए मेरी जो ये ड्यूटी है सबके लिए इक्वल है। सो इन्होंने क्या करा, इसको टैक्स को रिमूव कर दिया। ओके, अब्बुल फजल के आइडिया की बात करें तो अब्बुल फजल बिलीव करते थे इक्वालिटी के ऊपर। उन्होंने बोला था सब धर्म इक्वल है, तो हमको क्या करना चाहिए, सभी धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, और सभी धर्म को बेसिक ट्रुथ के बारे में समझाते हैं, सब सेम बात बोलते हैं। कोई धर्म ये नहीं बोलता मारपीट की, कोई धर्म बुरा नहीं बोलता, सब धर्म सही सेम सेम बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, सब शांति की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि इसलिए हमको इक्वल रिस्पेक्ट रखना चाहिए सारे सब धर्म के लिए। तो जो ये आइडिया है, ये अकबर के आइडिया को फिट करता है, सुलह कुल की, जहाँ पे हम पीस की बात करते हैं वो भी सबके लिए। यहाँ पे इनका एम था हारमनी लेकर आना, शांति लेकर आना। ठीक है, पॉलिटिक्स ओवर रिलीजियस, धर्म के ऊपर ही क्या होनी है, पॉलिटी होनी है। अबुल फजल बोलते हैं अकबर को कि देखो भाई, तुमको अपना रूल धर्म से ऊपर करना है, तुमको एक धर्म तक सीमित नहीं रहना है। ठीक है, तुमको लोगों को लॉयल दिखा, मतलब लोग लॉयल होने चाहिए आपके लिए, ना कि किसी एक धर्म के लिए। ठीक है, लॉयल्टी उनके अपने एम्पायर के प्रतीक होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक सिंगल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब ये कैसे अलग थे, अब्बुल फजल अलग कैसे थे। अब्बुल फजल यार इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम रानी से देखें जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो इस्लाम धर्म के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, स्पेशल रिलीजियस की बात करते हैं तो उसके लिए, और फिर
तुगलक जो कि हमने मिडवल टैंक की बात करी थी, वो कहीं न कहीं पूरे इंडिया को कन्वर्ट करना चाह रहा था इस्लाम के अंदर। लेकिन अब्बुल फज़ल ने ऐसा कुछ नहीं बात किया। उन्होंने बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने बात की है फेयरनेस की, कि सभी धर्म में फेयरनेस होनी चाहिए। हमको पॉलिटिक्स को अलग रखना है धर्म से, ठीक है? तो इन्होंने ये बोला है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, अब्बुल फजल को अलग बना दिया, ठीक है? तो इसलिए क्या है, अकबर को सारे चैलेंजेस को खत्म करने के लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब्बुल फजल की जरूरत पड़ी, और अब्बुल फजल ने ये सारी चीजें अकबर के टाइम पे करी, ठीक है? आगे चलते हैं। अब्बुल फजल की माइथोलॉजी पढ़ते हैं, तो अब्बुल फजल काफी स्मार्ट और केयरफुल वे में क्या करते थे, हिस्ट्री को लिखते थे। इनका फोकस फैक्ट के ऊपर नहीं था, सॉरी, ये फोकस करते थे फैक्ट्स के ऊपर, चेक करते थे हर चीज को केयरफुली, और ये डिटेल में लिखते थे हर एक पार्ट को, ठीक है? ना कि ये किंग और वॉर के बारे में लिखते थे, वहां की पॉलिटिक्स, वहां का रिलीजियस, वहां की इकोनॉमी, हर चीज के बारे में लिखे थे, ठीक है? अब अब्बुल फजल का मेथड स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये फेयर थे, लॉजिकल बातें करते थे। इन्होंने कोई बाइसनेस नहीं दिखाई थी। इन्होंने रीजन का यूज करा था, हर एक इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने रीजनिंग करी थी, रीजन किया था। ये सिर्फ एक धर्म तक नहीं रहे थे। इन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखा था किसी भी वर्क के अंदर, ठीक है? अपना खुद का ओपिनियन नहीं रखा, ठीक है? बाइस नहीं थे बिल्कुल भी। इन्होंने फेयर बात किया, लॉजिकल बात किया। अबुल फजल ने सिर्फ रूलर और बैटल और वॉर्स के बारे में नहीं लिखा है। इन्होंने सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, वहां की ज्योग्राफी, हर चीज के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने फैक्ट को चेक करा है। ये जब तक चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते, जब तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था, ये इन्वेस्टिगेट करते थे, चेक करते थे फैक्ट को, ठीक है? उसको यूज करने से पहले अगर ये अकबरनामा के अंदर कुछ भी फैक्ट डाल रहे हैं ना, तो उसको चेक करते थे कि सही है या गलत है। तो जो इनकी इंफॉर्मेशन है, इनकी हिस्ट्री के अंदर, इनकी राइटिंग के अंदर, ठीक है, वो सारी क्या है, रिलायबल है, ठीक है जी? इन्होंने काफी सोर्सेस का यूज करा है, आंखों से देखा है तभी बोला है, रिपोर्ट यूज करी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज करे, लेटर यूज करे, ना ही ऐसी आंधी में तूफान डाल दिया, नहीं। इन्होंने अलग अलग अकाउंट से कंपेयर करा है, फिर उसके बाद सच को ढूंढा है, और देन उसको अपनी राइटिंग में लिखा है। अबुल फजल का वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? अबुल फजल ने एक नया वे दिया किसको लिखने के लिए, हिस्ट्री को लिखने के लिए, जहां पे वो बेस था पूरा फैक्ट और फेयरनेस के बेस पर, ठीक है? इनकी जो राइटिंग थी वो फैक्ट और फेयरनेस के ऊपर बेस थी। इनकी बुक अकबरनामा और इन आई अकबरी, वो एक क्लियर पिक्चर देती है मुगल एम्पायर के बारे में, ना कि यहाँ पे कुछ भी झूठ वगैरह है, ठीक है? ऐसा बुक बोल दिया, नहीं भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है भाई? कोई अपनी धारणा ही नहीं देगा, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पढ़िएगा। तो ये हुआ हमारा पूरा अबुल फजल की मैथोलॉजी। आगे चलते हैं। सॉवरेंटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अबुल फजल का आइडिया रूलर को लेकर, सोसाइटी को लेकर काफी क्लियर और प्रैक्टिकल था। ये बिलीव करते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडर के ऊपर, वो बोलते थे कि भाई देखो भाई, एक स्ट्रॉन्ग लीडर का होना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर शांति रखना चाहते हो, अपनी सोसाइटी को ऑर्डर में लेकर आना चाहते हो, तो इसलिए भाई एक लीडर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। इनकी जो थिंकिंग थी वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड थी, ना कि धर्म के ऊपर। और ये एक्सप्लेन करते हैं, ही एक्सप्लेन दिस, और ये इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं अपना एक आइडिया यूज करके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है? अब पढ़ते हैं इनके आइडियाज को। अब एक स्ट्रॉन्ग रूलर का होना क्यों जरूरी है? बोलते हैं कि देखो भाई, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर, अगर आपके समाज के अंदर कोई राजा नहीं होगा, कोई लीडर नहीं होगा, तो लोग भाई, ह्यूमन नेचर है ना, वो आपस में ग्रिड है, वो एंगर है, वो सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोचता है ना कि दूसरे के बारे में। जब तुम अपने पेट के पीछे भागोगे, तुम दूसरे के लिए नहीं सोचोगे, तो तुम आपस में लड़ोगे, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे होगी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट। अब इस लड़ाई से बचना है तो तुमको एक रूलर चाहिए। रूलर क्या करेगा, तुमको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, सोसाइटी को स्टेबल रखेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि इसलिए हमको एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है। इनका जो आइडिया काफी मिलता जुलता है थॉमस होबस से, जो कि बोलते हैं कि गवर्नमेंट के बिना जो लोगों की लाइफ होगी वो कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई होगी, ठीक है? अब रूलर का काम क्या होगा भाई? जो रूलर है, जो भी तुम्हारा राजा, लीडर है सोसाइटी का, वो उसका काम है लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, लोगों के ओनर्स को प्रोटेक्ट करना, और लोगों की धर्म को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? लोगों को भी प्रोटेक्ट करना। रूलर स्ट्रांग होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को पीसफुल बना के रखे, मतलब पीस बना के रखे, शांति बना के रखे। ये राजा का काम है, एक रूलर का काम है। अबुल फजल बिलीव करते हैं कि भाई देखो, जो राजा की पावर है वो आई है भगवान से, ठीक है? मतलब एक राजा भाई भगवान का गिफ्ट है, ठीक है? इसलिए वो अच्छा है और कैपेबल लीडर है, किसके लिए? तुम्हारे लिए, रूल करने के लिए। इनका जो आइडिया है वो काफी अलग है ओल्ड आइडिया से, जहां पे किंग को शैडो ऑफ द किंग बोला जाता था। अबुल फजल फोकस करते हैं रीजन के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ना कि रिलीजियस टाइटल के ऊपर। उन्होंने बोला कि देखो भाई, राजा की ड्यूटी है काम करना, तो उनका काम है,
ठीक है, तो इसलिए राजाओं का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लॉजिक ओवर रिलीजन, इन्होंने रिलीजियस से ऊपर किसको रखा है, लॉजिक को रखा है, इन्होंने रीजन को रखा है, फिलोसफी को रखा है, इसलिए इन्होंने सॉवरेनिटी की बात करी है। ठीक है, आपकी सोसाइटी को ऑर्डर में लेकर आने के लिए भाई सॉवरेनिटी चाहिए ही चाहिए। अगर हम इनको ब्रानी से कंपेयर करें, ब्रानी जो कि इस्लामिक लॉ के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अबुल फजल लॉजिक के यूज करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि रूलर को फोकस करना चाहिए सोसाइटी की नीड के ऊपर, ना कि एक धर्म के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो अबुल फजल है उनको आज भी रिस्पेक्ट किया जाता है, प्रमोट उन रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं लॉजिक को, फेयरनेस को, एक गुड लीडरशिप को, किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, ना कि एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस कंट्रोल के ऊपर। ओके, आगे चलते हैं सेक्युलरिज्म, दीन आई अलाई। अब ये क्या है, देखो पहले तो हमने बात किया कि ये अबुल फजल कौन था, फिर उसके बाद हमने देखा अकबर को क्यों जरूरत थी इसकी, इसने ऐसा क्या काम कर दिया, कैसी इनकी थिंकिंग थी, देन उसके बाद इनका काम करने का तरीका देखा, देन इसके बाद हमने सॉवरेंटी की बात करी कि एक राजा इतना पावरफुल क्यों होना चाहिए, तुम्हारा स्टेट पावरफुल क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये सब देखा। सेक्युलरिज्म की बात करेंगे। सेक्युलरिज्म मतलब जहां पे सभी धर्म को इक्वल माना जाता है। दीन आई अलाई, ये एक नया आइडिया जिसको प्रमोट करता है अकबर और अब्बुल फजल। इनका एम था कि देखो भाई, पॉलिटिक्स और धर्म को अलग करने का है और पूरी सोसाइटी को यूनाइट करने का है, और फोकस करना है कि लोग लॉयल रहे अपने एम्पर की तरफ, ना कि एक धर्म की तरफ। ठीक है, अब रिलीजियस और धर्म को क्या करना है, सेपरेट करना है। अब्बुल फजल बिलीव करते थे कि पॉलिटी नॉट बी कंट्रोल बाय एनी वन रिलीजन, मतलब पॉलिटिक्स को कोई एक धर्म कंट्रोल करके ना रखे। अगर इंडिया के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एक धर्म के लोग बैठेंगे, तो क्या तुमको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी, हर किसी की डिमांड, हर किसी की बातें जा पाएगी? नहीं ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इसलिए पॉलिटिक्स को सिर्फ एक धर्म कंट्रोल ना करे। जो आइडिया है दीन आई अल्लाह का, यहाँ पे encourage किया जाता है लोगों को कि देखो भाई, तुम अपने एम्परर के लिए लॉयल रहो, ना कि सिर्फ रिलीजियस लॉ की तरफ। ठीक है, मजहर डिक्रीज, अकबर चाहते थे और ज्यादा पावरफुल बनना, इसलिए उन्होंने क्रिएट करा मजहर डिक्री, जहां पे वो मानते हैं कि देखो भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे लॉ वगैरह को लेकर ये पावर देनी होगी किसको, राजा को, ना कि रिलीजियस लीडर को। सोसाइटी के अंदर लॉ कौन बनाएगा, राजा बनाएगा, ना कि रिलीजियस लीडर, जो कि राजा को क्या करता है, पावरफुल बनाता है। अकबर को ज्यादा पावरफुल बनाया है। दीन अलाई क्या था, दीन अलाई एक, दीन अलाई कोई एक नया रिलीजियस नहीं था, लेकिन एक वे था जो लोगों को साथ लेकर आता है और लॉयल बनाता है राजा के प्रतीक। ठीक है, और जहां पे हम राजा को क्या मानते हैं, डिवाइन फिगर मानते हैं। अकबर बिलीव करते थे ही वॉज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, कि वो राजा का ही रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ के अंदर, और पीपल उसको क्या करते थे, पीपल इसलिए उसके लिए लॉयल रहते थे। ठीक है, सूफी इन्फ्लुएंस, दीन आई अलाई ये इंस्पायर है सूफी ट्रेडिशन से, जहां पे जो ये सूफी संत होते हैं क्या करते हैं, अपना जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उसके लिए कंप्लीटली लॉयल रहते हैं। तो इसलिए लोगों को बोलते हैं कि देखो भाई, तुमको अपना लॉयल रहना अपने अकबर की तरफ, अपने राजा की तरफ, जैसे सूफी लोग क्या करते हैं, लॉयल रहते हैं अपने मास्टर के लिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस, अब अबुल फजल क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजियस लीडर्स को, जो कि सिर्फ ओल्ड वेज से कंट्रोल करते थे सोसाइटी को, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करते थे। ये मानते थे कि लीडर कहीं ना कहीं सोसाइटी की प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी को रोकते हैं। ठीक है, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती अगर तुम पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दोगे, और तुम्हारी सोसाइटी कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। दीन आई एल आई का अगर इम्पैक्ट देखें, तो दीन आई एल आई ने हेल्प करा है किसको, पूरे लोगों को इकट्ठा करने में, एक यूनाइट करने में, और अकबर के रूल के टाइम पे प्रमोट करता है लॉयल्टी, राजा के प्रतीक। और यहाँ पे सिर्फ एक धर्म के ऊपर, मतलब धर्म के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, राजा के ऊपर किया जाता। ये अलाउ करता है अकबर को कि वो कंट्रोल करे पॉलिटिकली और रिलीजियसली मैटर के ऊपर, और कहीं ना कहीं यूनाइट करे सभी लोगों को, जो भी किसी भी बैकग्राउंड का हो। ठीक है, मतलब इसने बोला कि देखो भाई, अब लॉ के ऊपर कौन पावर, किसके पास पावर है लॉ बनाने के, अकबर के ऊपर, ना कि रिलीजियस लीडर के ऊपर। तो धर्म के ऊपर पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में गया, अकबर के हाथ में, मतलब लीडर के हाथ में। ठीक है, तो इसलिए अकबर के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया है। तो ये था दीन अलाही का इम्पैक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। वैसे तो इजी है, समझने की बात है, अगर एक बार पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। अबुल फजल कौन था, अब अबुल फजल से कोई भी क्वेश्चन आए, सॉवरेंटी को लेकर आए, सेक्युलरिज्म को लेकर आए, ठीक है, आगे भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, उनको लेकर क्वेश्चन आए, तुमको अब्दुल फजल के बारे में लिखना ही पड़ेगा। कौन था, कहाँ पे काम किया, इन्फ्लुएंस क्या था उनका इनकी लाइफ में,
उनका वर्क क्या था, ये सारी चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी। उनकी माइथोलॉजी लिखनी ही पड़ेगी, उनकी इंपॉर्टेंस लिखनी ही पड़ेगी। देन आपको फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आगे के 3-4 टॉपिक तो वैसे ही रटने के आपको। फिर उसके बाद देखते जाओ कि सेकुलरिज्म, अभी जो लोग सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। सॉवरेंटी को राजा का कंट्रोल बना रहे हैं कि राजा क्या रहे, पावरफुल रहे। उसके लिए उन्होंने एक वो दे दिया है, क्या दे दिया है, एक अलग से कंट्रोल दे दिया है कि राजा क्या करे। राजा को जब ज्यादा पावरफुल तुम कैसे मानोगे, कैसे दोगे पावर, जब एक रीजन चाहिए ना। उन्होंने रीजन क्या दिया है कि राजा क्या है, तुम्हारे भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। इस रीजन से लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट करा और राजा को पावर बना दिया, राजा को पावरफुल बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि राजा पावरफुल नहीं रहेगा तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए एक स्ट्रांग रूलर का होना भी जरूरी है, वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, वो टॉपिक मैं आपको कल कवर कराऊंगी और 12 यूनिट भी हम परसों तक करा देंगे, दिक्कत नहीं लेने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।